हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। कभी कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कि बाकियों से स्टैंड आउट करता है और आज जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो वाकई स्टैंड आउट करती है एंड दैट्स MG कॉमेट। वैसे तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत हुई वो एक्चुअली छोटी गाड़ियों से ही हुई, जैसे कि E2O और रीवा जैसी गाड़ियों से, लेकिन तब बैटरी टेक इतना एडवांस नहीं था। अब काफ़ी बेहतर बैटरी टेक अवेलेबल है। उसी भरोसे पर कॉमेट वादा कर रही है 230 किलोमीटर्स की रेंज की। अब ये रियल वर्ल्ड में कितना होगा ये तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, पर मुझे लगता है आप 170-180 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कॉमेट की खासियत क्या है? कॉमेट की खासियत कि ये 4 सीटर गाड़ी है, छोटी गाड़ी है और ये कोशिश कर रही है एक सिटी कार बनने की, यानी कि आपकी रोज़ की ड्राइव, आपके ऑफिस कम्यूट में काम आने की इसकी कोशिश है। कंपनी ने हमें बताया कि उनको लगता है कि 70% टाइम जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, यानी कि अकेले ट्रैवल करते हैं, और ये उन्हीं सोलो ट्रैवलर्स को, सिटी सोलो ट्रैवलर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये उन पैरामीटर्स पे आपकी रेगुलर ड्राइव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है? लेट्स फाइंड आउट। नो डाउट ये देखने में तो बिल्कुल ही अलग लगती है। जब आप सड़क पर इसे लेकर निकलेंगे लोगों की नज़रें इसके ऊपर ज़रूर जाएंगी, क्योंकि इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ये ट्विन LED लाइट सेटअप मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो आप ये स्ट्रिप देख रहे हैं ये लाइट अप होती है, MG का लोगो लाइट अप होता है और MG के लोगों के नीचे ही आपको मिलेगा इसका चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है, और क्योंकि चार्जिंग पॉइंट की बात हो रही है तो यहीं पर आपको बता देती हूँ कितना वक्त लगता है इसको चार्ज होने में। तो इसकी 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसको 0 to 100% चार्ज होने में फ्रॉम अ 3.3 किलोवाट चार्जर करीब 7 घंटे लगते हैं। 0 to 80% चार्ज होने में 5 घंटे लगते हैं। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही, तो इसको आपको अपने घर के नॉर्मल पावर सॉकेट से ही चार्ज करना होगा। इट्स एट द साइड जहां आपको इसके सब 3 मीटर लेंथ का एहसास सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विड्थ और हाइट में तो इसके डायमेंशंस ठीक ही हैं। फॉर रेफरेंस मारुति की ऑल्टो से ज्यादा है इसकी विड्थ और हाइट, और इसी छोटी लेंथ पर बड़ी हाइट की वजह से गाड़ी अलग दिखती है। इस 2 डोर कॉमेट के लिए प्रोपोर्शनेट वर्ड तो मेरे हिसाब से यूज नहीं किया जा सकता। हर एंगल से ये गाड़ी देखने में अलग है, तो रियर में भी वही स्टोरी है। यहाँ पर आपको ये जो विंडस्क्रीन मिल रही है इसके साइड में ये ब्लैक दिया गया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे ये रैप कर रही है। देन जैसा कि आजकल हमने देखा है, ट्रेंड चल रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये स्ट्रिप जाती है। ये जो स्ट्रिप है वो लाइट अप भी होती है, और यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रियर है ये किसी छोटी बस का फ्रंट भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर विंडस्क्रीन बिल्कुल फ्लैट है और उसके बाद जो टेल लैंप्स हैं वो हेडलैम्प का लुक सा दे देते हैं। बट यू टेल भी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देती हूँ, और वो है बूट। ऑब्वियसली ये छोटी गाड़ी है तो बूट जब चारों सीट्स ऊपर हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट आप सिर्फ यहाँ पर छोटे पतले बैग्स ही रख पाएंगे, लेकिन स्कूल बैग शायद आप रख पाएँ। बट द गुड थिंग इज़ कि अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से हो जाती हैं, तो आपकी ग्रोसरी लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर समा जाएगी। ओवरऑल ये गाड़ी बिल्कुल अलग ही नज़र आती है, लेकिन क्या इंटीरियर्स भी उतने ही अलग हैं? क्या आपको वो पूरा कंफर्ट दे पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। जितने क्वर्की और इंटरेस्टिंग इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स हैं, उतने ही क्वर्की हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स। पहले तो ये आईपॉड लुकिंग की इस गाड़ी में आपको कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिल रहा है, कोई भी की लगाने की जगह नहीं मिल रही है, तो आप इसे ऑन कैसे करेंगे? वेल, ये की ही आपको इस गाड़ी में अंदर आकर इसे चलाने की इजाज़त देगी। आप इसे अनलॉक करके अंदर आएंगे और फिर 2 बार इस ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, रेडी टू रोल। अब इसे लॉक कैसे करना है या फिर बंद कैसे करना है? तो बंद करने के लिए आप यहाँ पर रोटरी नॉब घुमाकर इसको न्यूट्रल में डालेंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे, बाहर जाएंगे, और जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे इस की से तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अब
एक इमरजेंसी बटन दिया है MG ने यहाँ पर नीचे की तरफ। इनके MG का कहना है कि बिल्कुल इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होना चाहिए, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल एन इमरजेंसी जहाँ पर आपकी की बैटरी खत्म हो जाती है। अब कुछ एक फीचर्स यहाँ पर आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको दो 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है। इन स्क्रीन्स पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल ये जो ड्राइवर डिस्प्ले है, यहाँ पर ही चार्जिंग कितनी बची है, कितनी रेंज आपको मिल रही है, कौन से मोड में आप ड्राइव कर रहे हैं और कौन सा रीजन मोड इस वक्त एंगेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इनफैक्ट आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो यहाँ पर रियल टाइम में आता है। इसके बाद इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल रहा है और साथ ही उससे आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्क्रीन में इनबिल्ट ऐप्स हैं और आप अपनी पसंद के ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉमेट में iSmart Tech विद 55+ कनेक्टेड कार फीचर्स हैं और वॉइस कमांड भी मिलता है। यहाँ पर ये जो AC के लिए आपको नॉब्स मिल रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पर AC का टेम्परेचर आपको नहीं पता चलता है। इसमें लेवल्स हैं L1, L2, L3, L4 और उसके बाद हाई, और वही आप यहाँ पर देख पाते हैं। यू ओनली गेट लेवल्स ऑफ कूलिंग। इसके साथ साथ आपको बता दूं, यहाँ पर दो यहाँ पर आपको हुक्स मिलते हैं जहाँ पर आप सामान टांग सकते हैं और 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। डैशबोर्ड पर मोबाइल रखने की जगह है। मोबाइल आप डोर में भी रख सकते हैं। डोर में नीचे बॉटल और इवन लैपटॉप रखने की जगह बन जाती है। कप होल्डर्स डैश में ही दिए गए हैं। अब इस गाड़ी के लुक्स की बात करते हैं तो मुझे इस गाड़ी के लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वाइट का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि आपके पास एक्सेसरीज चुनने का ऑप्शन है जहाँ पर आप इंटीरियर्स को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। लेकिन मुझे ये वाइट कलर पसंद आ रहा है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगी कि ये गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा, मोस्ट डेफिनेटली। बिल्कुल नई गाड़ी है और तब भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कई जगह स्पॉट्स लग गए हैं, कई जगह गंदगी हो गई है। अब इन सीट्स की बात करती हूँ तो ये सीट्स भी बहुत ही लाइट कलर की हैं। अगेन ये इनको गंदा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, ये जो सीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं, तो बड़े साइज़ के लोगों को यहाँ बैठने में तकलीफ़ होगी। तीसरी बात, कुशनिंग ठीक ठाक है, लेकिन ये अगर आप देखें तो इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है सीट्स की। तो ओवर टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा इन सीट्स का एहसास होगा, बट देन वी विल गेट टू नो व्हेन वी विल ड्राइव दिस कार फॉर अ लॉन्गर टाइम। फिलहाल ये आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि बड़े लोगों के लिए ये सीट छोटी पड़ेगी। अब यहाँ पर हेडरूम मुझे ठीक ठाक पता चल रहा है। यहाँ पर फ्लोर बेड पूरा का पूरा फ्लैट है, तो अगर आपको कहीं बहुत टाइट स्पॉट में पार्क करना पड़ता है और इस साइड आप डोर नहीं खोल पाते हैं तो आपके लिए इस सीट पर जाना बहुत ही आसान होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर जो एक स्पेस का एहसास है वो भी बेहतर हो जाता है इस स्पेस की वजह से। क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे लगता है इसे एक मिक्स्ड बैग कह सकते हैं। कम पैसों में थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी देने की आपको कोशिश की गई है। हार्ड प्लास्टिक आपको कई जगह मिलेगा, यहाँ ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, नीचे भी प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है, लेकिन जो ये साइड में एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये शाइनी प्लास्टिक, ये अच्छे दिखते हैं। रोटरी टाइप गियर नॉब काफ़ी स्लीक दिखता है। यहाँ पर जो डैशबोर्ड पे ये इंसर्ट है, ये फैब्रिक का इंसर्ट है। गंदा होगा लेकिन एटलीस्ट देखने में टच और फील इसका बेहतर है। सेंट्रल कंसोल में ब्रश्ड एल्यूमिनियम लुक दिया गया है। ये भी थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का एहसास देता है। साथ ही जहाँ पर आप हाथ रखते हैं वहाँ पर भी फैब्रिक लगाया गया है। इसमें कुशनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, पता चलता है कि इसके नीचे बहुत जल्दी ही प्लास्टिक आ जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम फील बेहतर मिलती है इस फैब्रिक की वजह से। यहाँ पर अगर आप डोर नॉब्स वगैरह भी देखें तो उसकी भी क्वालिटी ठीक पता चल रही है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल किया गया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, वो भी साफ पता चलता है। एक बहुत ही टेल साइन है वो ये कि जो विंडोज़ का बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। विंडोज़ नॉब आपको यहाँ सेंटर में मिलते हैं। चलिए अब लेकर चलती हूँ आपको इसके रियर सीट पर। तो यहाँ पर सेकेंड रो पर जाना कैसे है। इस सीट में, दोनों ही सीट में एक्चुअली यहाँ पर लीवर है, आप उसको पुश करते हैं और फिर आप ये सीट पूरी तरह से आगे कर देते हैं। फिर ये जो जगह है इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। कई सारी गाड़ियों में ये जो थर्ड रो पर जाने की जगह है उससे कहीं बेहतर है ये जगह, तो यहाँ पर आराम से अंदर जाया जा सकता है। ओके, ऑनेस्टली
अंदर थाई सपोर्ट को छोड़कर मुझे कोई ख़ास शिकायत यहाँ पर नहीं है। नी रूम मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, फुट स्पेस भी ठीक है। हाँ, थाई सपोर्ट ज़रूर कम है क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अदरवाइज़ हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, एडल्ट्स भी थोड़ी देर के लिए तो बैठ ही सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको फीचर्स कुछ नहीं मिलते। देयर इज़ नो एसी वेंट, कोई यूएसबी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नहीं है। आपको सीट बेल्ट मिलती है, बट दैट्स ऑल दैट यू गेट हियर। लेकिन स्पेस का एहसास बेहतर करने के लिए आपके पास ये थोड़ी लंबी सी एक ग्लास एरिया है, ग्लास विंडो है, जिससे आपको एटलीस्ट स्पेस का एहसास थोड़ा सा बेहतर होता है। इसके साथ साथ इस सीट को डाउन करके सामान रख कर भी आप यहाँ पर चल पाएंगे। तो ये सीट एक्चुअली यूजेबल है। नाउ लेट्स जंप टू द ड्राइवर सीट। सबसे पहले तो जब आप इसमें बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप गाड़ी के काफ़ी आगे बैठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगे डिस्टेंस नहीं है, सो यू फील लाइक यू आर लिटरली ऑन द एज। लेकिन क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन है तो थोड़ा ऊंचा आप बैठ रहे हैं और बाहर का व्यू आपको अच्छा मिलता है। मैंने आपको बताया आप इस सीट को हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन आपको मिल जाती है। और ये जो स्टीयरिंग है इसको भी आप टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आगे और पीछे नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं है। लेकिन अच्छी बात एक जो मुझे इसमें लगी वो ये कि ये जो सीट बेल्ट है उसके लिए यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, जिससे सीट बेल्ट आपके ऊपर कंफर्टेबली बैठती है। ये बात ज़रूर कहूँगी कि जब कोई बड़ी गाड़ी इस गाड़ी के पास से गुजरती है तो आपको लगता है कि आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं, और उसका वो एक थोड़ा सा जो एक स्ट्रेस होता है वो दिमाग में ज़रूर आता है। अब इसकी ड्राइव के बारे में डिटेल में बात करूं उसके पहले एक बार इसकी सेफ्टी फीचर्स लिस्ट पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें आपको एक मोटर मिलता है जो कि 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ मिलकर आपको 42 HP की पावर देता है और 110 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी में एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि वैसे तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में टॉर्क आपको तुरंत मिल जाता है तो एक थोड़ा सा जंपी फील वो देती है, लेकिन ये गाड़ी जो स्टार्ट देती है वो काफ़ी लीनियर और काफ़ी स्मूथ देती है। इवन इन स्पोर्ट्स मोड जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो शहर में आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि गाड़ी को स्पीड पकड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती। 50 की स्पीड जो कि सिटी लिमिट्स हैं वो तो ये बड़े आराम से मैनेज कर लेती है। उसके ऊपर भी हमने इसे चलाया 80-90 पर भी, और वो स्पीड पकड़ने में ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत आसानी से ये 80-90 की स्पीड पर पहुंची। सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पर है। राइड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि ख़राब रास्ते आपको गाड़ी के अंदर पता चलते हैं, और चाहे आप रंबल स्ट्रिप से जाएं, चाहे थोड़े बहुत पॉट होल हो, वो सारे के सारे आपको गाड़ी के अंदर पता चलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पर जब वो बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है तो आपको वो अंदर ज़्यादा पता चलता है, और वो इसके टायर साइज़ की वजह से भी हो सकता है। इस पर काफ़ी छोटे टायर्स लगे हैं, तो जो इसकी कैपेसिटी है ख़राब रास्ते अब्जॉर्ब करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक बात जो अच्छी है इसमें वो ये कि क्योंकि ये गाड़ी का साइज़ काफ़ी छोटा है, आप बड़े आराम से ट्रैफिक में जो छोटी छोटी जगहें मिलती हैं वहाँ पर इसे ले जा सकते हैं। इसे मैन्यूवर करना भी काफ़ी आसान है। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी छोटा है। 4.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है, जो कि काफ़ी छोटा है। अगर आपको बताऊं तो नैनो का जो टर्निंग रेडियस था वो 4 मीटर्स का था, और ऑल्टो का जो टर्निंग रेडियस है वो 4.6 मीटर्स का है। स्टीयरिंग का रिस्पांस भी स्लोअर स्पीड पर तो काफी अच्छा है, जिससे शहर की ड्राइविंग तो आसान रहती है। लेकिन हायर स्पीड्स पर ये कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव लगा, तो हाई स्पीड पर थोड़ा संभल कर चलना होगा। एक बात जो मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी वो ये कि बाहर की नॉइज़ गाड़ी के अंदर काफ़ी कम आ रही है। गाड़ी का खुद का नॉइज़ थोड़ा आपको पता चलता है, जैसे मोटर की नॉइज़ थोड़ी आ रही है, विंड नॉइज़ आपको सुनाई देती है, लेकिन एम्बिएंट नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम आती है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी अहम हो जाती है। इसमें आपको 3 ब्रेकिंग मोड्स मिलते हैं, लाइट, नॉर्मल और हैवी। और हैवी मोड में भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप पैडल से पैर हटाएं और गाड़ी कंप्लीट स्टॉप पर आ जाती है, गाड़ी रोल करती रहती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं हैवी मोड में हूँ और उसके बाद अभी मैं पैडल से पैर हटा रही हूँ एंड द कार कीप्स रोलिंग। तो ये कंप्लीट हॉल्ट पर नहीं आती है और वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जब ऐसी ब्रेकिंग होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो रियर एंड पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, तो वो स्ट्रेस इसमें आपको नहीं मिलेगा। दिस कार कीप्स रोलिंग इवन इन हैवी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। लेकिन ब्रेकिंग का जो फील है, ब्रेक का जो फील है, वो थोड़ा वुडन लगा मुझे, एकदम नेचुरल सा फील नहीं आता है। और ये गाड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छी मिल रही है। कोई भी स्पीड ब्रेकर, काफ़ी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हमने आज क्रॉस किए, लेकिन उस सारे ही स्पीड ब्रेकर्स पर कहीं पर भी अंडर बॉडी टच होने का खतरा पता नहीं चला। सिटी में यूज़ करने के लिए कुछ एक चीज़ें इसमें ऐसी दी गई हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, साथ ही इसका जो स्टीयरिंग है ये लाइट एंड इजी है, तो सिटी में इसके साथ मैन्यूवर करना, इसके साथ ड्राइव करना काफ़ी आसान रहता है और थकाता नहीं है ये। तीसरी बात, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा तो नहीं मिल रहा, लेकिन रियर व्यू कैमरा मिल रहा है। और 360 डिग्री कैमरा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। और रियर व्यू जो कैमरा है वो भी गाइडिंग लाइंस के साथ मिल रहा है, तो गाड़ी को ड्राइव करना, मैनेज करना, पार्क करना काफ़ी आसान पता चलता है। अब 2-3 चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई हैं वो बता दूं। तो पहली तो चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो है इसकी जो स्टेबिलिटी है। थोड़ी सी वॉबली फील होती है ये गाड़ी, थोड़ी सी हिलती डुलती ज़्यादा है, स्पेशली हाई स्पीड्स पर। और जैसा मैंने पहले भी बताया, हाई स्पीड्स पर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। बेसिकली ये गाड़ी 50 to 60 kph तक तो चलाने के लिए ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा संभाल कर ही चलाना होगा। दूसरा जो इसका ये ए पिलर है, लेफ्ट साइड में जिस तरीके का इसका डिज़ाइन बना हुआ है ट्रायंगल सा, काफ़ी बड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। अदरवाइज ये गाड़ी शहर की ड्राइव के लिए तो काफ़ी हद तक फिट है। सच बात यह है कि ये गाड़ी सबके लिए नहीं है। ये मेरे हिसाब से सेकंड कार के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और अच्छी बात यह है कि जो प्रॉमिस करती है उस पर डिलीवर करने की पूरी कोशिश करती है। बट एट अ कॉस्ट। इसकी कीमत शुरू होती है 7.98 लाख से, जिससे ये इंडिया की फिलहाल सबसे सस्ती ईवी बन जाती है। लेकिन साइज में ये काफी छोटी है। वहीं इससे बड़ी टियागो ईवी इससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है और उसकी कीमत शुरू होती है 8.69 लाख से। हाँ, कॉमेट एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस हैं। फीचर्स और टेक इसमें भरपूर मिलता है। इसकी क्वर्कीनेस इसकी यूएसपी भी है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी के मामले में मेरी उम्मीद से थोड़ी कम ही रही। आपको कैसी लगी MG कॉमेट? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और हाँ, व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।